हम लोगों ने कल पढ़ा था, हम लोगों ने कल पढ़े जाना रेखा के बारे में। तो रेखा में मैंने आप लोगों को बताया कि रेखा की लंबाई जो होती है वो अनंत होती है, क्योंकि रेखा दोनों तरफ बढ़ती है। और रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, रेखा की चौड़ाई नहीं होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया रेखा खंड के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड के दोनों बिंदु क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया किरण के बारे में। तो किरण में मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि जो किरण होती है उसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है और अंतिम बिंदु अनिश्चित होता है। मतलब किरण एक प्रारंभिक स्रोत से निकलती है और अनंत तक जाती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया प्रतिच्छेदित रेखाओं के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो उसे प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। और वे दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रतिच्छेदित रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? अप्रतिच्छेदित अप्रतिच्छेदित रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ध्यान से लिखिएगा। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदित होती तो वो एक दूसरे को क्या करती? कट करती। लेकिन रेखाएं क्या है? अप्रतिच्छेदित। तो अप्रतिच्छेदित रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसको आप आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, ये कट कर रही है ना, तो ये क्या हो गई? ये प्रतिच्छेदित रेखा हो गई। लेकिन अगर मैं एक ऐसी रेखा खींचूं, अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी रेखा खींचूं, ये रेखा और एक ये रेखा, क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी कट करेंगी? नहीं। मतलब ये कौन सी रेखा है? ये अप्रतिच्छेदित रेखा है। अप्रतिच्छेदित रेखा है क्योंकि ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कट नहीं करेगी। मैंने एक और रेखा खींच दिया, क्या ये रेखाएं कभी कट करेंगी? मतलब ये कैसी रेखाएं? क्या ये रेखाएं कभी एक दूसरे को कट करने वाली हैं? नहीं। मतलब ये भी क्या है? ये भी अप्रतिच्छेदित रेखा है। तो हम कह सकते हैं कि अप्रतिच्छेदित रेखाओं को ही समांतर रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं अप्रतिच्छेदित रेखाओं को भी आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? समांतर रेखा। अब कह सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान है। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि वे रेखाएं या ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उसे अप्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। उसे अप्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। इन्हीं अप्रतिच्छेदित रेखाओं को हम समांतर रेखाएं भी कह सकते हैं। तो बस सिंपल ऐसी कोई दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित न करें, उन्हें क्या कहेंगे?
अप्रतिच्छेदित रेखा। नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने प्रतिच्छेदित रेखाओं के बारे में जान लिया। अब हम लोग कोई नई हेडिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है कोण। क्या नाम है? कोण, एंगल। तो काफी व किताब आप लोग एकदम बंद कर दीजिए और ध्यान से एकदम समझिए बातों को। कोण क्या होता है? जैसे इस दुनिया में जो भी चीजें बनाई जाती हैं उनके निर्माण के लिए हमें किसी न किसी एक एंगल की आवश्यकता होती है कि किस एंगल पे हम चीजों को बनाएं ताकि वो चीजें क्या हो, अच्छे से तैयार हो पाए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई दीवार जोड़नी है, तो क्या आप दीवार को ऐसे जोड़ेंगे तिरछे? अगर तिरछे आप दीवार को जोड़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान ज्यादा हो जाएगा और वो दीवार गिर जाएगी। तो हम दीवार को एकदम सीधे जोड़ते हैं। तो जब हम दीवार को सीधे जोड़ते हैं ऐसे, तो दीवार का पृथ्वी के साथ कुछ न कुछ कोण बनता है, कुछ न कुछ एंगल बनता है। इसी एंगल की हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो मैं डायरेक्टली आपको एंगल की पढ़ाई नहीं करवाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एंगल की परिभाषा क्या है, कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप लोगों को, इसीलिए मैंने पहले रेखा पढ़ा दिया है। रेखा के बारे में सब लोग जान चुके हैं। ये रेखा है, तो अगर ये रेखा है तो इसे दाएं और बाएं दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ये रही आपकी रेखा, ये इधर बढ़ सकती है और ये ऐसे बढ़ सकती है। एक रेखा ये और एक रेखा मैंने ये खींच दिया, मैंने एक रेखा ये भी खींच दिया। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रति झुकी हुई हैं? हाँ, इन दोनों रेखाओं के बीच क्या है? झुकाव है। इन दोनों रेखाओं के बीच झुकाव है। तो जहां दो रेखाओं के बीच झुकाव होता है वहीं पर कोण का निर्माण होता है, वहीं पर एंगल का निर्माण होता है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। परिभाषा हम लिख सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जहां दो रेखाओं के बीच झुकाव होगा वहीं पर कोण का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये भी कुछ न कुछ कोण बन रहा है, 60 डिग्री कहिए या 65 डिग्री कहिए, कोण तो है। तो क्या आपको ये समझ में आया? कोई डाउट? नोट कर लीजिए। तो अभी आप लोगों ने जान लिया कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो मैथमेटिशियन थे, यानी जो गणितज्ञ थे या फिर जो वैज्ञानिक थे, तो कोई भी थियरी या किसी भी टॉपिक को लिखने में समय वेस्ट होता है पहला, और दूसरी चीज को स्पेस लेता है, जगह ज्यादा लेता है। और मैथमेटिक्स में या विज्ञान में समय की बहुत कीमत होती है। मतलब साइंस के जो वैज्ञानिक है या जो गणितज्ञ है वो मानते हैं कि 1 सेकंड में बम फट सकता है, 1 माइक्रो सेकंड में लाखों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए उनके लिए टाइम का बहुत क्या होता है? मतलब होता है। तो वो किसी बड़े टॉपिक को एक छोटी चीज में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमें कहीं कोण बताना है तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा कि कोण का मान 60 डिग्री, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हम इतना लिखेंगे तो इतना लिखने में क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा और ये स्पेस ज्यादा लेगा। तो इसीलिए गणितज्ञों ने क्या किया कि हर एक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, हर एक राशि को दर्शाने के लिए
एक मानक बनाया। क्या बनाया? एक मानक बनाया। तो कोण को भी प्रदर्शित करने का एक मानक है। मैं बता देता हूं आप लोगों को। कोण को थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा, इसका नाम है थीटा। कोण को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। जो कोण होता है उसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? थीटा। आपको ओ बना करके उसके बीच में हल्का सा ऐसे कर देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अब अगर मैथमेटिक्स में कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा कि कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोण की बात कर रहा है। तो जैसे अभी मान लीजिए कोई परिवार एक में है, उस परिवार में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, तो लोगों का क्या होगा? बंटवारा होगा। हर चीज का एक विभाजन तय है। उसी प्रकार से कोण का भी विभाजन होता है। तो हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो वैसे तो कोण के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार हैं कोण के जिन्हें हमें अपने सिलेबस में पढ़ना होता है। मैं लिख देता हूं। आपको न्यून कोण के बारे में पढ़ना होता है। न्यून कोण, समकोण के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर अधिक कोण, अधिक कोण के बारे में पढ़ना होगा। फिर ऋजु कोण, आपको ऋजु कोण के बारे में पढ़ना होगा। फिर प्रतिवर्ती कोण, आपको प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इधर ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ती कोण, फिर क्या आएगा? संपूर्ण कोण। क्या आएगा? संपूर्ण कोण। मतलब टोटली हमें 6 प्रकार पढ़ना होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण मुख्यतः, मतलब मेन रूप से 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। तो कोण जो होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने कोण के बारे में जान लिया। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। और कोण के प्रकार हमने जाना कि कोण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। अब हम लोग एक एक कोण के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो हम लोगों की जो हेडिंग है, वो हेडिंग ध्यान से देखिए। सबसे पहली हेडिंग हम लोग की न्यून कोण। न्यून कोण, तो न्यून का मतलब क्या है? न्यून का मतलब होता है छोटा या कम। नहीं कहते कि निम्न श्रेणी, मतलब छोटी श्रेणी या कम श्रेणी। तो न्यून का मतलब होता है छोटा या कम। तो हम कह सकते हैं कि जब कोण का मान, अब कोई चीज छोटी होगी तो माइनस में तो होगी नहीं। अगर मान लीजिए आपने कोई कपड़ा लिया
तो कपड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कपड़ा माइनस में तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए कोण का मान जो होता है वो कभी 0 से कम नहीं होगा। 0 से कम होगा तो माइनस में चला जाएगा। माइनस मतलब कि उसे क्लॉकवाइज मापा गया है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कोण निगेटिव कब होता है, एंगल कब निगेटिव होंगे, ये आगे हम चर्चा करेंगे जब उन्हें क्लॉकवाइज मापा जाएगा। फिलहाल न्यून कोण क्या है हमें वो जानना है। तो जब कोण का मान 0 डिग्री से, जब कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो उसे न्यून कोण कहते हैं। देखिए ये एक रेखा रही, अभी इसका झुकाव 0 डिग्री है, और जब हम इसके सीधे एक रेखा खींच देंगे तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि कोण का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इससे कुछ ज्यादा होना चाहिए, और 90 से छोटा होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। तो मतलब जो हमको एंगल खींचना है वो इससे ऊपर खींचना है और इसके इधर एंगल खींचना है, इसके ऊपर और इसके इस तरफ एंगल खींचना है। इनके बीच के जो भी एंगल होंगे वो सभी एंगल न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। जैसे ये रहा, अब ये जो कोण है इसमें जो थीटा होगा ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और छोटा होगा 90 डिग्री से। यहां मैंने एक चिन्ह का प्रयोग किया, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो ये जो एक साइन है, जैसे मैंने लिखा कि 90 डिग्री, मैंने लिखा थीटा जो है, कौन, थीटा, जिधर इसका मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, मतलब थीटा छोटा होगा 90 डिग्री से, और इधर मुंह खुला है तो मतलब ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा। अगर कोई ऐसी चीजें दिखें तो इसका मतलब कि ये न्यून कोण की बात चल रही है। किस कोण की बात चल रही है, न्यून कोण की। ये भी कौन सा एंगल है, न्यून कोण। जब भी कोई कोण 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा हो तो उसे न्यून कोण कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने न्यून कोण के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, समकोण के बारे में। इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, जब कोई कोण एकदम एग्जैक्ट 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो उसे समकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समकोण। तो लिखेंगे, जब कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण कहा जाता है। तो उसे समकोण कहा जाता है। अब एग्जाम्पल की बात आई तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई चीज एक दूसरे के लंबवत होती है, क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है, तो उनके बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90। ये कैसा कोण है, समकोण। क्या है ये समकोण है। तो समकोण होता है, और कोण को किससे दर्शाया जाता है, कोण को रिप्रेजेंट करने का चिन्ह क्या है, थीटा। तो मतलब समकोण त्रिभुज के लिए या समकोण के लिए
थीटा का मान किसके बराबर होगा? एकदम एग्जैक्ट 90 अंश के बराबर। अगर कहीं ये दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि किसकी बात चल रही है? समकोण की बात चल रही है। नोट कर लीजिए।